नमस्ते। वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर संदीप ढिल्लों जी, आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट CRSU जींद के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी डॉक्टर साहब, दर्शक और आम जनमानस जानना चाहता है, जिस राजनीति की बिसात पर राजनेता लोकतंत्र के सर्वोच्च तक पहुंच जाते हैं, राजनीति की वास्तव में परिभाषा क्या है, हम जानना चाहते हैं। क्या उस परिभाषा को मतलब आम जनमानस भी उस भाषा को समझ पाए, और यही यदि सही मायने में राजनीति की परिभाषा को अगर समझ ले व्यक्ति, तो फिर मुझे लगता है राजनीति अपने आप में राजनीति शास्त्र का रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर साहब, बताते चले राजनीति शब्द की परिभाषा क्या है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दरअसल क्या है कि हम हमारे दैनिक जीवन में अगर कोई बात करें, चाहे विद्यार्थी के संबंध में या फिर कोई आम नागरिक की बात करें, तो सभी में एक भ्रम सा रहता है कि राजनीति क्या है। जी। दरअसल जो हम उठा पटक देखते हैं, फिर राजनीति हो रही है, कोई हम ऐसे इधर उधर तालमेल या घपलेबाजी जो देखते हैं, हम बोलते हैं कि सर ये राजनीति है। दरअसल कुछ जोड़ तोड़ जहां भी होता है हम बोलते हैं कि ये राजनीति है। जी। दरअसल किस तरह की हम इसके सही अर्थ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सब जो नकारात्मक चीजें हम देखते हैं राजनीति में, कोई भी घटना घटेगी तो हम उसके पीछे बोलते हैं राजनीति में। जी। कहने का मेरा भाव है कि जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्तियां राजनीति के साथ जोड़ दी गई है वो सही नहीं है सर। क्या बात। उसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। अगर हम राजनीति की बात करें तो सर राजनीति ऐसा कोई दुनिया का कोई समाज, कोई देश नहीं है जहां राजनीति नहीं होगी। जी। तो सर अगर हम राजनीति को एक बुरी चीज और नकारात्मक प्रवृत्ति के तौर पर देखते हैं तो ऐसा कोई तो देश होगा सर जहां राजनीति ना हो। निश्चित तौर पे राजनीति को सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, राजनीतिक अपरिहार्य है, हर जगह आपको दिखाई देगी। जी। तो सबसे पहले हम जब राजनीति का अर्थ जानने, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि अपरिहार्य क्यों है, क्यों ये हर जगह विद्यमान है। जी। तो सर आप अगर हम इसको कुल मिला के अगर सीधे एक सिंपल सेंटेंस में, एक साधारण वाक्य के रूप में देखें, तो राजनीति का सीधा ही अर्थ है सर समस्याओं के समाधान की कुंजी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर मैं कहूं कि सर कि राजनीति कहाँ विद्यमान होगी, जी। राजनीति हर जगह, वहां हर जगह विद्यमान होगी जहां समस्या होगी। और समस्या में राजनीति नहीं, समस्या के समाधान में राजनीति है। क्या बात। तो जहां समाधान होगा वहां आपको राजनीति दिखाई देगी। जी। इसका अगर आप थोड़ा सा अगर हम एक एकेडमिक वे में अगर देखें, तो राजनीति का आरंभ जो हम देखते हैं, यूनानी एक नगर राज्य होते थे, हम वहां से इसका आरंभ देखते हैं। अगर वहां से हम देखें तो सर यूनानी जो हम पॉलिटिक्स आज जो शब्द यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पुलिस शब्द यूज होता था। जो पुलिस जो शब्द यूज होता था यूनानी राज्य में, वो वहां के छोटे छोटे नगर राज्य थे सर। उन नगर राज्यों में पुलिस का जो कार्य था, वहां की कानून व्यवस्था और समाज में समन्वय स्थापित करने के लिए होता था। वही पुलिस आज हम पॉलिटिक्स में देखते हैं। और उसी पुलिस से ही पॉलिटिक्स जो बना है, उसका जो मूल मर्म है वो है समस्याओं के समाधान की कुंजी। तो सर ये जो राजनीतिक उठापटक को हम कहते हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है, दरअसल ये सर सत्ता के लिए संघर्ष है, राजनीति नहीं है। जी। अगर आधुनिक अर्थों में भी हम देखें तो सबसे बड़ा समस्या समाधान का जो एक अभिकरण है वो है राज्य सर। जी। राज्य का निर्माण भी हम देखते हैं, को आधार जो अलग अलग तरह की आपको सिद्धांत दिखाई देंगे राज्य के निर्माण में, लेकिन उन सब का जब आधार हम देखेंगे तो सर ये एक समन्वय है। समाज में आप देखते हो सर नाना प्रकार के विभिन्नताएं आपको दिखाई देगी। समाज के असर परिवार में भी अगर आप देखो, परिवार में रक्त संबंध हमें दिखाई देता है। उस रक्त संबंध में भी प्रत्येक सदस्य के बीच में आपको विचारधारात्मक रूप से किसी न किसी रूप से कोई न कोई मतभेद नजर आते हैं। मतभेद नजर आते हैं सर। जी डॉक्टर। तो सर ये मतभेद जहां होंगे तो समस्या का समाधान अनिवार्य हो जाता है सर। जी। तो वहां जब समस्या का समाधान होता है तो वही सर राजनीति होती है। जी। यही इस तरह से हम उसको राजनीति को देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर एक परिभाषा दी, राजनीति का आपने परिभाषित किया, समस्या के समाधान की कुंजी आपने इसको बताया। अब डॉक्टर साहब, आपने प्राचीन समय यूनानी समय की आपने चर्चा की कि वहां से राजनीति शब्द की एक उत्पत्ति का एक काल आपने बताया। राजनीति को डॉक्टर साहब हम राजे महाराजाओं के समय में हम देखते थे, जब राज दरबार और प्रजा के बीच में होता था, वहां वो प्राचीन काल में राजनीति दिखती थी। लेकिन वर्तमान में तो स्वतंत्र गणतंत्र इस प्रकार की चीजें हैं
और आपने एक बहुत बड़ी बात की कि मतलब समस्याओं का समाधान की कुंजी को राजनीति। लेकिन आज किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी विश्व के किसी देश में आप चले जाएं, समाधान नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। इसका मतलब जो राजनेता है उस राजनीति को अर्थ को नहीं समझ पाए, और उसका जब अर्थ नहीं समझ पाए तो उसका समाधान संभव नहीं है, वो खुद उलझे हुए नजर आते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब? सर, आप जिस माहौल को आप बता रहे हो कि राजनीति है, दरअसल ये राजनेता जो आप कर रहे हो उठा पटक है, जो वो सर एक सत्ता के लिए संघर्ष है। जब हम बात करते हैं कि राज्य जो है सबसे बड़ा एक अभिकरण है जो समस्याओं का समाधान करता है। जी डॉक्टर साहब। और राज्य क्या है? एक अमूर्त चीज है, राज्य दिखाई नहीं देता सर जी। तो राज्य सरकार क्या मूर्त रूप है जी। तो सरकार की जितने नाना प्रकार की आप अभिकरण एजेंसियां देखते हैं वो लोगों की समस्या के समाधान करते हैं, समाधान के लिए नियुक्त होती है। नियुक्त होते हैं सर जी। तो उन सरकार के अभिकरणों में जो व्यक्ति जो अपनी सत्ता के लिए जो राजनेता है वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष दिखाई देता है हमें, वो जो उठापटक है वो उठापटक सरकार में नहीं सर, वो सरकार तक पहुंचने के लिए जो एक माहौल बनाया जाता है, लोग एक दूसरे से जो राजनेता जब आप कहो या फिर कोई सामाजिक तरीके से जिस तरह से आप आज का दौर जो चल रहा है, ख्याति प्राप्त करना है, अपने मुद्दों को साधना है, जनता के मुद्दों को आगे करके या सिर्फ अपने आप को अपने आप को सर्वोच्च पर लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो स्वार्थ कह सकते हैं हम। दरअसल देश की कहीं कोई बात बिल्कुल सर, कायदे से जब हम बात करते हैं, कायदे से जहां भी राजनीति होगी तो सर समस्या का समाधान आपको दिखाई देगा। चाहे आप सर राजा महाराजा की आपने बात की, जो राज दरबार सजता था वो इसलिए सर अगर वहां भी अगर कायदे की अगर बात करें तो राजनीति लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए होती थी, इसलिए इसको बोला गया राज्य की नीति। राज्य की नीति का अर्थ क्या है सर? राज्य किस लिए बना है? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो यही इसका मूल मर्म है कि राजनीति का मूल मर्म ये है सर, जहां भी कायदे से राजनीति होगी वहां आपको समाधान अवश्य दिखाई देगा। जी डॉक्टर साहब, आपने राजनीति शब्द की व्याख्या की। हम जानना चाहते हैं, राजनीति अकेला कोई एक वाक्य नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए अनेकों अवयव हैं, उसके पार्ट हैं, जिन हिस्सों को मिलाने के बाद, जैसे आपने सरकारी एजेंसियों की बात की, वो भी राजनीति का एक पार्ट है। सही मायने में जो राजनीति है, राजनीति को उन एजेंसियों का सदुपयोग देश हित में करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से बिना किसी नियंत्रण के, जैसा हम देख पा रहे हैं, उस चीज को हम जानना चाहते हैं बतौर विशेषज्ञ आपसे डॉक्टर साहब, कि भी वो राजनीति के अवयव क्या है, क्या क्या वो पार्ट है राजनीति के साथ, जिनके मिलने से राजनीति संपूर्ण रूप से राजनीति का एक स्वरूप तैयार होता है। सर, जब हम राजनीति को राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, आप विज्ञान शब्द यूज कर रहे हैं, विज्ञान शब्द उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ सर। जी, हमारे एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं अरिस्टोटल जी। सर, उन्होंने राजनीति को मास्टर ऑफ साइंस कहा है। जी, मास्टर ऑफ साइंस कहने का उनका भाव क्या था कि आप समाज में जितनी भी विधाएं देखेंगे, चाहे अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, जितनी भी विधाएं आप देखते हो, वो सभी विधाएं या तो समस्या बनाती है या समस्या को परिभाषित करती है। जी, समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। क्या बात है? इसलिए अरिस्टोटल ने मास्टर ऑफ साइंस बोला, वहां से हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान सर। जी, आपने कहा कि दरअसल कि भाई ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग है या कुछ और मामले हैं सरकार का, वो सर मैं बात करूं कायदे से राजनीति की हम जब बात करते हैं, वो सैद्धांतिक रूप से राजनीति जब करेंगे तो ऐसा सही से निरूपण हो पाएगा सर। जब हम राजनीति को एक विषय के तौर पे पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान में, तो जब उसकी डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, एक तरफ सर राज्य है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। राज्य और व्यक्ति के संबंधों को जब हम अध्ययन करते हैं, उस संबंधों में नाना प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती है सर। उन सभी संबंधों का अध्ययन, राज्य की सभी गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान है सर। ये जो आप एजेंसीज की बात कर रहे हो सर, ये अलग कंसेप्ट आ जाता है डेफिनेशन से हटकर कि भाई ये क्या हो रहा है सर। ये तो सर जो हम जहां जिस पोजीशन पे हम रहते हैं, उस पोजीशन के जब हम कर्तव्य के साथ हमारे साथ हम जोड़ते हैं, कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का निर्वहन ना कर पाना, वो एक समस्या सर। अगर आपके पास कोई सोर्स है, आप उस सोर्स का गलत फायदा उठा रहे हो, तो सर ऐसे तो वो अलग चीज है इससे हटकर। जी डॉक्टर साहब, आपने राजनीति की अच्छी व्याख्या दी। राजनीति को चलाने के लिए मोस्टली हम देखते हैं 90% जो राजनेता है, जो देश की लोकतंत्र को बनाते हैं, उसको अच्छा भी बनाते हैं, बिगाड़ते भी हैं। वो जितना उनको ज्ञान होता है उस ज्ञान से वो चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता इस राजनीति के क्षेत्र में जब राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता लोग पढ़ लिख कर उस विषय को उसके गूढ़ में जाकर उसकी शोध करके जब उस विषय की तरफ बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर एक
सर्वोत्तम लोकतंत्र की परिकल्पना संभावित है? बिल्कुल सर, विशेषज्ञ की जब आपने बात की थी राजनीतिक विज्ञान, हम विशेषज्ञ की जब बात करें, ठीक है सर, वो एक अलग पहलू है। जी। लेकिन जब हम एक लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सफल लोकतंत्र में विशेषज्ञ से पहले है सर राजनीतिक भागीदारी। तो राजनीतिक भागीदारी में अल्पसंख्यक की बात करें या फिर पिछड़े वर्गों की बात करें या फिर खासकर जो कमजोर वर्ग है हमारी महिलाओं की बात करें, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि सर हमारी भागीदारी सक्रिय हो। और भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि सर सिर्फ हमें मत तक अपनी भागीदारी को रखना जी, है। बहुत ठीक है सर, महत्वपूर्ण बिंदु पे आप बात कर रहे हैं। मत देना ही भागीदारी का एक स्वरूप नहीं है जी। जो हमें अभी तक दिखाई देता है सर। जी। अगर आप पूरे ही सिनेरियो को देखें तो हम सिर्फ मानते हैं कि हम मत दे रहे, हमारी भागीदारी है। जी, जी, नहीं। मत देना भागीदारी नहीं है। जी। भागीदारी आप सरकार के, जो हमने बताया कि सरकार के जो एजेंसीज विजन है, एजेंसी है, वहां तक भी आपको पहुंचना है। और सिर्फ वहां तक नहीं पहुंचना सर, हर एक व्यक्ति वहां तक नहीं जा सकता। जी। राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना भी एक राजनीतिक भागीदारी का पार्ट है। क्या बात है, इसका मतलब हम जो ये सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, हम राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अपने मुद्दों, जैसे जो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उस पर जब तक राजनीति तौर पर जब उस पर भागीदारी नहीं दिखाएंगे, हम अपने विचार विमर्श नहीं करेंगे सर, अपनी बातें उसको हम कह नहीं पाएंगे, पब्लिक डोमिनियन में उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो सर वो मुद्दे का समाधान कैसे होगा? तो जब हम राजनीतिक समस्याओं के समाधान की कुंजी है, तो समाधान के लिए हमने सबसे पहले समस्याओं को खोजना होगा और समस्याओं को बताना होगा कि समस्या क्या है। तो इसलिए सफल लोकतंत्र के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि सर सभी लोग, यानी प्रत्येक अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसकी भी सत्ता तक भागीदारी हो। और वो भागीदारी तमाम स्वरूप हम देख सकते हैं किस तरह से हो। तो सबसे बड़ा यही मैं कहना चाहूंगा कि भागीदारी सिर्फ मत तक सीमित ना हो, मत से आगे बढ़े, सक्रिय भागीदारी हम दिखाएं। हर तरह के मुद्दे जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं उसमें हम अपने विचारों को साझा करें। जी डॉक्टर साहब, जितना हम चर्चा करते हुए समझ पाए, समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम साधन राजनीति है। बिल्कुल। और जिससे आम जनमानस की समस्याओं का भी समाधान होता है, क्योंकि राजनेताओं का एक नैतिक दायित्व है, जिस भी आप विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आप प्रतिनिधि बन के जाते हैं, उस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के सभी जाति धर्मों के लोगों की समस्याओं का जन समाधान करना आपका नैतिक दायित्व है। लेकिन वर्तमान दौर में हम चीजें देखते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं सीएम विंडो, खिड़की, वो खिड़की तक ही क्यों सीएम विंडो? क्या वो सीएम डोर नहीं हो सकता? क्या वो न्याय द्वार नहीं हो सकता? ये सोच कहां तक ही परिभाषित करते हैं कि आप न्याय खिड़की, क्या वो न्याय द्वार नहीं हो सकता? और हो सकता है उसका तो एक विशाल स्वरूप होना चाहिए। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि 24x7 राजनेताओं के द्वार खुले होने चाहिए। पुराने समय में राज दरबार में राजा महाराजा अपना वेश बदलकर जनता की पीड़ा को जानने के लिए अंदर तक पहुंचते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति डॉक्टर साहब, जितना हम समझते हैं, लोग पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा बताते बताते भगवान को प्यारा हो जाता है, उसकी समस्या का समाधान हम नहीं देख पाते। डॉक्टर साहब सर, वो जब हम बात करते हैं कि क्यों ना एक ऐसा एक स्वरूप, आपका कहने का भाव ये कि कोई ऐसा एक रास्ता बनाया जाए। जी, मैं राजनीति के रास्ते से ही उसका समाधान देखना चाहते हैं आपके बतौर विशेषज्ञता। सर मैंने आपको बताया कि कायदे से राजनीति की जो परिभाषा हमने बताई, समस्याओं का समाधान की जब बात की कि वो समस्याएं, आप जब पॉलिटिक्स जब बात करते हैं सर, आपने कहा कि एक विंडो क्यों, डोर क्यों नहीं? बिल्कुल। तो सर आप देखते हो कि जितनी भी चर्चाएं होती है सर, समस्या आप सुनते हो कि समस्याएं सुन रहे हैं, समस्याएं बताई जा रही है, ये राजनीति नहीं है। समस्याएं को सुन रहा है, मैं आपकी समस्या सुन रहा हूं, तो ये राजनीति नहीं है जी। राजनीति है समस्याओं के समाधान में जी। शिकायत कर देना ही ये एक पहलू है जी। ठीक है, आपने शिकायत बुझाई, उन शिकायतों पर कितना अमल हो रहा है, उनका कितना समाधान हो रहा है, उसको हम राजनीति कहेंगे जी। तो सर इसके लिए जब हम बोलते कि जहां हम बोलते कि क्यों नहीं हर एक व्यक्ति की पहुंच होती है हमारे राजनेताओं तक, या फिर हमारे जो पदाधिकारी है, या फिर हमारे सरकार के जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए व्यक्ति है, उन तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच क्यों नहीं है जी। तो सर ये अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा को देखें जी, तो बड़ा एक दायरा, व्यापक दायरा हो जाता है कि हमारा यहाँ जो लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र है जी, इसमें हमारी हम देखें कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जी। तो इसमें सर जनता को इतना अवेयर होना होगा, जनता को इतना जागरूक होना होगा कि प्रतिनिधि पर नियंत्रण 24 घंटे रहे। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि नियंत्रण प्रतिनिधि पर
जैसे फॉरेन कंट्रीज में रिकॉल की एक ऑप्शन होती बिल्कुल, है बिल्कुल। चुने हुए प्रतिनिधि को, जब वो सही से काम ना करे तो वापसी आप वापस ला सकते हैं। क्या इस प्रकार के कानून की जरूरत आप महसूस करते हैं वर्तमान में? देखो सर, ये कानून हमारे देश में तो संभव नहीं है। कारण कारण सर, आप देखते हो कितनी सारी विभिन्नताओं की बात करें, पॉपुलेशन की भी एक बात आ जाती है, एक अवेयरनेस की भी बात आ जाती है सर। ये अगर पूरे विश्व की आप बात करें तो ये जो कानून आपको दिखाई देता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे हम सर इसको जी, ये जो आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड में ही आपको दिखाई देगा जी सर। डॉक्टर साहब। हमारे देश में इन परिस्थितियों को हम देखते हुए संभव नहीं है सर कि भाई हम रिकॉल की व्यवस्था करें, क्योंकि सर उसके लिए हमारे पास संसाधनों की कमियां भी आपको दिखाई देंगी। जी डॉक्टर तो साहब। इसके लिए सर एक रास्ता जो है यही है कि अवेयरनेस, जैसे हमने बात की, सक्रिय भागीदारी। जी, जब तक जनता अपनी भागीदारी को सक्रिय रूप से दिखाएगी नहीं, वो भागीदारी में सक्रियता नहीं रहेगी, तब तक इस तरह की जो चीजें आप कह रहे हो कि अलग अलग तरह के टूल आपके सामने आएंगे, स्कीम विंडो या फिर कोई अलग राज दरबार, जैसे कोई समस्याओं के लिए दरबार लगा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, समस्या संवाद, विधायक आ रहे हैं, या फिर कोई किसी तरह के आप प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप अपनी समस्याओं को बताएं सर। वो चीज एक तरह के आपको टूल दिए जाते हैं सर जनता को, ठीक है, बहलाने के लिए कहो आप, जो भी आप डेफिनेशन में कह सकते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन सर असली मकसद यही होगा कि जनता में अवेयरनेस आए। यानी जो अपने मतदाता है बोले, वो जब तक अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे इन चीजों के प्रति। आपका कहने का मतलब ये है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं, जागरूक मतदाता के तौर पर हमें उसको पैमाने पर, कसौटी पर रखना होगा, क्या देश हित में, जनहित में व्यक्ति वो सुयोग्य उम्मीदवार है या नहीं, तब उसके चयन हम करें। ये भागीदारिता की बात कर रहे हैं मुद्दे सर। जैसे हम आपके एरिया में या मेरे एरिया में या किसी एरिया में कोई, हम किसी भी कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, जिस तरह के भी हम प्रतिनिधि का चयन करते हैं सर, तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, और हम हमारे पास जो भी उम्मीदवार हमारे पास अवेलेबल हमें दिखाई देते हैं, ये उम्मीदवार है, तो हमारी ये होनी चाहिए ये उम्मीदवार हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो उनका एक क्लियर मैनिफेस्टो उनके पास होना चाहिए कि हम ये चीजें आपके लिए कर सकते हैं। तो जनता में इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि अपने मुद्दों को पहचाने और अपने मुद्दों को वहां तक पहुंचाए और उनकी बातों को सुने कि वो क्या वाकई में ये चीज कर सकते हैं, उनके पास क्या प्लान है। तो सर, वो वास्तविक मुद्दों को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तो ये समस्याएं आपको ऐसे ही दिखाई देगी। डॉक्टर साहब, आपने मैनिफेस्टो की बात की, हम राजनीतिक पार्टियों में कहीं कोई गारंटी की बात करता है, कहीं कोई न्याय मित्र की बात करता है, मतलब उस जो आप घोषणा पत्र दे रहे हैं, मैनिफेस्टो दे रहे हैं, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ उसकी निर्धारित है ही नहीं। अगर वो जो घोषणा पत्र है वो किसी एफिडेविट पे दे आम जनमानस में, ताकि उनकी भी विश्वसनीयता बनी रहे, उनकी जिम्मेवारी निर्धारित हो, जो बातें उन्होंने बोली हैं वो वास्तव में धरातल पर लागू हो, ऐसी कोई मतलब व्यवस्था हो, तब तो मैनिफेस्टो लगता है कि वो देश हित में और जनहित में है। अदरवाइज वो कोरी बातें ही नजर आती है। डॉक्टर साहब, वो सर आपकी ठीक है कि भाई कोई ऐसा आप बोले एफिडेविट पे, सर इसकी भी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती। जनता कैसे विश्वास करे, वो जनता मुकर जाते हैं राजनेता। बिल्कुल सर, नियंत्रण हमने बात की। आप जब चयन की प्रक्रिया को देखेंगे, हम मत कहाँ दे रहे हैं, हम मत किस आधार पर दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा नियंत्रण का एक नजरिया, एक नियंत्रण का आधार बन जाता है सर। जब हम अपने मतों का प्रयोग किसी ऐसे मुद्दे पे कर रहे हैं जो समाज को बांट रहा है, धर्म के मुद्दे पे कर रहे हैं, जाति के मुद्दे पे कर रहे हैं, तो सर वहां उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि जो प्रतिनिधि बनता है उसका उत्तरदायित्व क्या है। उसका उत्तरदायित्व सर धर्म में, जाति में, वो जो असंतुलित मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, जिनका मुद्दे तो व्यवहारिक मुद्दे नहीं है, उन मुद्दों में जब वो मुद्दे केंद्र में आ जाते हैं मुद्दे, और उन पे जब मतदाता मतदान करता है, तो वो जो नियंत्रण की हम बात है, नियंत्रण रह नहीं पाता जी। तो सर वो नियंत्रण जनता तभी करेगी, जागरूकता सबसे पहला ही एक पहलू है, और नियंत्रण तभी होगा सर मुद्दे जो हमने बात की कि जनता खुद देखे कि इनके पास क्या प्लान है। सिर्फ मैनिफेस्टो की आपने बात की, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं इतना रोजगार दूंगा, कोई ये कह रहा है कि हम आपको या आपके शहर में फैक्ट्री लगाएंगे, या जो भी तमाम तरह के आपके बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपके पास आधार क्या है, प्लान क्या है आपके पास, विजन तो कुछ है। आप अगर आप कोई प्लान पॉलिसी ले रहे हो, किसी भी प्रकार की हेल्थ की पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ की पॉलिसी ले रहे हो, हम उसको नोट करके देखते हैं, आप नोट करते हो कि आपकी पॉलिसीज क्या है, क्या कंडीशन है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या करोगे आप, कैसे नहीं करोगे। ऐसे ही आप मैनिफेस्टो को आपको देखना होगा, और जो प्रतिनिधि आपके पास आ रहा है उस प्रतिनिधि को भी आपने तोलना होगा इन चीजों में कि क्या इनके पास कोई विजन है या फिर ये हवाई की बातें हैं। तो सर कहने का भाव यही है कि जनता अगर अवेयर होगी, जागरूक होगी, तो ही समस्याओं का समाधान हम
देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि राजनीति को आपने समाधान की कुंजी बताया है, संविधान भी एक जो कहते हैं ना मूल है इस राजनीति का। राजनीति इस संविधान के चारों तरफ ही घूमती है, उससे बंधी हुई है। क्या संविधान ने कोई ऐसी ताकत आम जनमानस को नहीं दी हुई कि जब राजनेता अपने किए हुए वायदे से मुकर जाएं, क्या वो उस पर कुठाराघात करके, उन राजनेताओं, झूठे राजनेताओं पर कुठाराघात करके जो जनहित की, देश हित की बातों को लागू करवा सके, और उन राजनेताओं के लिए कोई बाउंडेशन या कोई कानून में कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वो भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर ही ना पाए। बिल्कुल ऐसा कानून आपको आधार देता, तभी तो आपको हर 5 साल के बाद हम देखते हैं सर। अगर आप 5 साल के लेकिन बाद, डॉक्टर साहब 5 साल लंबा समय होता है, अगर वो आपके रिजल्ट, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का रिजल्ट हर साल आता है, क्या कोई ऐसी परिकल्पना नहीं हो सकती कि यहाँ तो 5 वर्ष का लंबा टेन्योर है, वो अपना टर्म पूरा कर जाता है, उसके बेनिफिट ले जाता है, जनता हताश, निराश और पीड़ित ही नजर आती है। तो उस स्थिति में कोई समाधान संविधान देता है आम नहीं जनमानस सर, को? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम अब आपने बात की रिकॉल करें उनको। लेकिन सर, संविधान से बड़ा है आपका सामाजिक दायरा। जी। संविधान अपर है, लेकिन एक सामाजिक दायरा एक ऐसा दायरा है जिस पर आप नियंत्रण स्थापित करते हो। सामाजिक तौर पे ही आप उनको बंदिश में रख सकते हो। जी। पर संवैधानिक तौर पर जो संविधान को हम देखते हैं, वो आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं देता सर। अधिकार है आपके पास। 5 साल के बाद अगर आप एक ऐसी गाइडलाइन, एक लाइन, एक सेटअप आप सेट करो कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो पूर्ण नहीं किए, ये हमारे नियंत्रण में नहीं थे, तो सर आप 5 साल के बाद उनको बाइकआउट करो, आप उनका, आपको दरकिनार करो सर। जब ये एक परिपाटी, एक ये सेट होगा, ये दायरा, तो सर आप आने वाला जो भी प्रतिनिधि होगा वो अपने आप ही उस पर अवेयर रहेगा कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो 5 साल के बाद मेरे को चुनाव का सामना करना है, तो ये दुर्गति होगी मेरे साथ। तो सर इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई हम सामाजिक तौर पे ही इतने संगठित हों कि भाई उन पे नियंत्रण रहे। एक नैतिकता का जब दायरा आता है सर, नैतिकता का नियंत्रण तभी रहेगा जब सामाजिक रूप से हम संगठित रहेंगे। तो सामाजिक रूप से अगर हम सभी संगठित रहेंगे तो दायरे में रहेगा सर। डॉक्टर साहब, जैसे चुनाव आयोग है, उसने अलग अलग ऑप्शन दी है, आप किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को आप वोटिंग करते हैं, उसके चुनाव चिन्ह मेंशन होते हैं, एक नोटा का सिंबल भी होता है। क्या भविष्य की परिकल्पना ऐसी हो सकती है, उम्मीदवार वही घूम फिर के वर्षों तक, 20-20, 50-50 वर्षों तक वही राजनीति में आते हैं? क्या चुनाव आयोग या कोई हमारी संविधान की ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि हम जिस उम्मीदवार जो दौड़ में है, हम उसको, उसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं? नोटा तो एक अलग विषय है, उसमें से इंडिविजुअल उम्मीदवार को भी हम कि ये नॉट एलिजिबल, इंडिविजुअल की भी एक पैमाना अगर निर्धारित किया जाए, उससे उसको अपना आकलन हो जाएगा उस राजनेता को कि भविष्य की राजनीति अब सही नहीं है उसकी, और भविष्य, एक अच्छे व्यक्ति का एक भविष्य नजर आता है। सर ये जो आप कह रहे हो ये अभी संभव नहीं है जी डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास, अब मैंने आपको बताया कि संसाधनों की कमी है, जागरूकता का अभाव है। अभी भी हम काफी सारे मतभेदों के साथ गुजर रहे हैं, चाहे जाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, अलग अलग तरह की आपको विभिन्नताएं आपको दिखाई दे रही है। तो उसमें सर ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देती सर। जी, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है जी। तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये संभव नहीं है कि जैसा आप कह रहे हो। लेकिन सर मैंने आपको बार बार, आप कह रहे हो कि यही की राजनीति हमें बार बार दिखाई देता है सर। आप उसका अगर विश्लेषण करोगे सर, उसका आधार क्या है? एक नेता आपको बार बार दिखाई दे रहा है, उसका आधार क्या है? तो आधार आपके समाज में विद्यमान जो ये विसंगतियां हैं, यही आपको दिखाई देगी, उसका आधार यही है। तो सर क्यों ना हम उस आधार पे ही कठोर आक्रमण करें। वो आधार, वो बेस अगर खत्म होगा, वो बेस जब मुद्दे पे आएगा कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, जो जनताओं की समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे अगर मतदान होगा, तो सर ये जो आप बोल रहे हो बार बार जो राजनेता आपके सामने दिखाई दे, तो फिर आपको युवा सोच भी दिखाई देगी, आधुनिक सोच भी दिखाई देगी। तो इस तरीके से सामाजिक, मेरा सारा इस आपने हमने जो बातचीत की है, सारा जो फोकस है कि समाधान कैसे हो, तो उसमें मैं कह रहा हूँ सामाजिक नियंत्रण। जी। सामाजिक नियंत्रण से मेरा मतलब है जागरूकता से। जागरूकता। भाई आप अगर समस्याओं को एक केंद्र पे लेके आएंगे और उसके समस्याओं पे आप संगठित होंगे, तो वोट बैंक के रूप में जब आप संगठित होंगे, आपका समाधान मिलेगा जी। आप कितने ही उदाहरण देखो हमारे देश में, जब तक आप किसी भी कम्युनिटी से आप उठाओ, जाति से भी अगर हम बात करें, कमजोर वर्गों से भी हम बात करें, जब तक संगठित नहीं है तो समाधान आपको दिखाई नहीं दिया जी। तो आप जाति से ऊपर उठकर उन सामाजिक मुद्दे जो आप हर एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं,
तो उन मुद्दे पे संगठित हो। जी तो ये बदलाव फिर आपको निश्चित तौर पे दिखाई देगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम संविधान के जो हमारे लोकतंत्र के जो मंदिर जिनको हम कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, उन मंदिरों में बहुत अच्छे-अच्छे एक वाक्य लिखे होते हैं कि आप इस मंदिर में हैं, यहाँ झूठ से आपका कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उस मंदिर में जाके भी राजनेता, चुना हुआ प्रतिनिधि गलत तथ्य पेश करता है, गलत बयानबाजी करता है, मतलब वहां ऐसा लगता है कि वो उस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहा होता है। ऐसी हमने नजदीक से चीजें और बहुत सी आप चीजें आप बिल्कुल। देखते हैं, तो उस दिशा में कैसे सुधार की संभावनाएं हैं, किस प्रकार से सुधार संभव है? बिल्कुल ऐसा वो या व्यक्ति का नैतिक दायित्व भी बनता है, राजनेता का एक नैतिक मूल्य भी उस राजनेता में होने चाहिए। बिल्कुल सर, नैतिक दायित्व तो बिल्कुल बनता है, लेकिन आप बोल रहे हो सुधार की क्या जरूरत है, गलत तथ्य पेश करता है। बिल्कुल है सर, हमारे कानूनी प्रावधान है। आप अपने वक्तव्य को बोलने के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो सर, आप क्या तथ्य व्यक्त कर रहे हो, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है। संसद में अगर कोई मंत्री गलत बयान देता है तो निंदा प्रस्ताव आ जाता है सर। जी ठीक है, गलत तथ्य देता है, लेकिन वो सर गलत, आप किसी भी चीज को गलत कब कहोगे, तब आप उस पर गहन अध्ययन करोगे। जी, रिसर्च सबसे करके बड़ी उसको। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपना हमारा जनप्रतिनिधि मंत्री है या कोई भी विपक्ष का नेता है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो उसकी जो सच्चाई क्या है, उसका अध्ययन क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, ये बड़ी समस्या हमें दिखाई देती है। आम नागरिक तक वो चीजें पहुंचते पहुंचते क्या से क्या हो जाती है सर, उसका गहन विश्लेषण हमें दिखाई नहीं देता सर। जब तक हमें गहन विश्लेषण दिखाई नहीं देगा तो कैसे कहेंगे कि हम इन्होंने सही कहा या गलत तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे सामने जो बातें आती है किससे, मीडिया से आते हैं सर। मीडिया, आप पता ही है सर, बातों को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं हमारे सामने। जो बात का होता है ना, अर्थ का अनर्थ हमारे सामने आ जाता है सर। तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे? पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो तथ्य हमारे सामने है ये सही है या गलत है। हमारे पास वो रिसोर्स, आम जनता की बात कर रहा हूँ सर, जी, जी, आपकी बिल्कुल। हमारी नहीं, एक आम जी। जनता की बात कर रहा हूँ। जी, आम जी। जनता के पास अगर कोई मुद्दा सामने आ रहा है, कोई बात सामने आ रही है, तो आम जनता के पास वो वो साधन मीडिया क्या के है? माध्यम से ही आ रही है तो सर। सर वो मीडिया, इसलिए तो सर मीडिया पे ही तो, मीडिया को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है उस पर नियंत्रण भी स्थापित करना पड़ेगा सर। क्योंकि हम लोकतंत्र की हम बात करें तो सर लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम बोलते हैं मीडिया को। तो किस लिए बोलते हैं सर? इसलिए बोलते हैं कि ये मीडिया हमारे सामने जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, तीनों पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने का एक आधार है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर वो अगर कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर आपको ये चीजें आपको समाज में और सरकारों में दिखाई देगी सर। जी डॉक्टर साहब, जब हम विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सत्रों की बात करते हैं, कुछ कभी शीतकालीन सत्र, कभी ग्रीष्मकालीन सत्र, कभी विशेष सत्र, मतलब जब कोई इंस्टीट्यूशन से राजनेता राजनीति में है, उनसे बेनिफिट्स, भत्ते ले रहे हैं, क्या कोई राजनीति की मतलब ऐसा नहीं कि 365 डेज में जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, इस प्रकार से निरंतर कार्य करने की आवश्यकता नहीं राजनेताओं को, या एक विशेष सत्र में ही राजनीति या देश को हम दिशा दे सकते हैं? क्या सिर्फ इतने समय में ही इस विचार करना है, इसके बाद विचार नहीं करना? बिल्कुल सर, ऐसा है, आप ये जो आप कह रहे हो कि वो कंटिन्यू ही इस तरह लगते रहे, ये पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि जब आप प्रतिनिधि की बात करते हो, प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है, उसको जनता के बीच में भी जाना होता है सर। जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या पॉलिसीज वो लेके आएंगे, कैसे जनता तक पहुंचाएंगे और जनता का क्या समाधान होगा। तो सर वो जनता का प्रतिनिधि अगर संसद में ही रहेगा तो जनता के बीच जाएगा नहीं। तो सर वही बात आई, तो नियंत्रण, और आगे हम क्या पता कैसे इनको समझेंगे, इनकी नीति क्या है, पॉलिसीज क्या है। तो सर ये संभव नहीं है। और 24 आप कह रहे हो कि क्या कार्य नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। आप संसद में जाओगे तो संसद की अपने कार्य प्रणाली, अलग तरह की कार्य प्रणाली आपको दिखाई देगी, अलग अलग तरह की कमेटियां हैं सर जो कार्य कर रही है, बिल्कुल कर रही है। दूसरी बात सर, ये विशेषज्ञ नहीं है। जब हम राजनीति को बोलते हैं, राजनीतिज्ञ जब संसद में जा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, ये ठीक है, आपके जनता के प्रतिनिधि है, जनता के मुद्दों को यहाँ लेके आते हैं, जनता से संबंधित जो नीतियां हैं उनको यहाँ अमली जामला पहनाते हैं जनता की नीतियों से। लेकिन उसको अगर आप ये कहो कि 24/7 आवर्स वर्किंग सिस्टम, एक जैसे ऑफिस, एक एम्प्लॉइज जो कार्य कर रहा है वैसे ही प्रतिनिधि वहां कार्य करे, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच रहेगा, और जनता के बीच नहीं रहेगा तो समस्याओं का आंकलन कहां से होगा सर? जी, तो ये
ये मेरे को लगता नहीं कि व्यवहारिक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने बात की कि समस्याओं को समझना, वास्तविक रूप में हम चीजें देखते हैं, राजनेताएं उन समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं, उन समस्याओं की तरफ से अपना अपना ध्यान तो भटकाते ही भटकाते हैं, आम जनमानस का भी उस ध्यान समस्याओं से, वास्तविक समस्याओं से भटकाकर किसी और दिशा में उस राजनीति को लेकर चलते हैं। एक राजनीति में एक आंधी शब्द यूज करते हैं जी, कि राजनीति में इस व्यक्ति की, इस पार्टी की आंधी रही। वो आंधी शब्द की परिभाषा क्या है? क्या उस व्यक्ति के किए हुए कार्य होते हैं, या उस पार्टी के किए हुए कार्य होते हैं, या जनता का मूड किस चीज पर डिसाइड होता है राजनीति को लोकतंत्र के सर्वोच्च पर ले जाने में? दीजिए डॉक्टर साहब। वो सर जैसे आप बात करते हैं, दरअसल सर हमारे लोकतंत्र की हम बात करते हैं, हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो लेकिन सर आरंभ से अगर आज तक की अगर हम बात करें तो हमारे व्यक्ति पूजा, जिसकी आपने बात की, एक नेता की आंधी की बात की, एक नेता इतना अधिकार प्राप्त कर देता है कि पार्टियां गौण हो जाती है, मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो सर ये आरंभ से रहा व्यक्ति पूजा। हमारे यहाँ क्या है कि व्यक्ति को देखकर ही प्राचीन काल से अब से मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, आजादी के बाद, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो या इंदिरा गांधी की बात हो, राजीव गांधी की बात हो, अब हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति विशेष हो गया है, पार्टी गौण हो गई है, सभी मुद्दे गौण हो गए, एक विशेष व्यक्ति ही पूरे देश के मुद्दों को प्रभावित कर रहा है। तो सर ये हम हमारी राजनीति की खामियों के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, दरअसल हमने स्टार्टिंग में आपसे अब इतना जो हमारा चर्चा हुई है उस चर्चा का आपने कहा कि भाई प्रतिनिधि, तो दरअसल हमारा जो चुनाव होता है, हमने चुनाव प्रतिनिधि को करना है जी, हमें चुनना प्रतिनिधि। तो अगर अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे निश्चित तौर पर आपको सरकार भी अच्छी दिखाई देगी जी, ठीक है। तो सर ये खामियां है हमारे देश में कि आज की नहीं है, अगर हम कहें कि नरेंद्र मोदी की ऐसे, उससे पहले भी हमारे स्टार्टिंग में आप फर्स्ट इलेक्शन से देखो, जवाहरलाल नेहरू पे इलेक्शन होगा, पार्टी कौन होगी और एक व्यक्ति लीडर हो गया, एक व्यक्ति सुप्रीम हो गया, उस व्यक्ति के आधार पर एक चयन हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी सर संसदीय शासन प्रणाली जरूर अपनाई गई है, जिसमें प्रतिनिधि ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो उसको हम, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी जो सामाजिक सीमाएं थी, हम कहें कि जो राजनीतिक व्यवहार बना हमारे देश में, वो ऐसा बना कि व्यक्ति ही सुप्रीम हो गया, यानी व्यक्ति पूजा जिसको हम बोलते हैं, व्यक्ति के आधारित पर ही हमारा मतदान प्रभावित होता है। जी जी, चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के जो विश्लेषण है, राजनीति विषय का जो गूढ़ ज्ञान है, जो हमने एक सकारात्मक चर्चा, एक व्यवहारिक चर्चा जो हमने देश हित में, समाज हित में, जनहित में जो की है, निश्चित तौर पर इसका फायदा आम जनमानस को मिलेगा। और एक भविष्य की सुंदर परिकल्पना, राजनीति एक जरिया है, एक सीढ़ियां है, जिसके माध्यम से सुंदर लोकतंत्र की, एक सुनहरे लोकतंत्र की संरचना की जा सकती है। और जब सुनहरा लोकतंत्र होता है तो देश का भविष्य सुनहरा और समृद्ध समय नजर आता है। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।